हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो पार्ट 2 है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की। जैसे पार्ट 1 मैंने कल अपलोड कर दी थी, उसमें मैंने मेंडलिज्म तक जितना भी सब कुछ, जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे क्या कर लिए थे, कवर अप कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इसका जीनोटिपिक और ऐसे रेशियोज़ क्या होते हैं। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो बीच में स्किप मत करना मेरी वीडियो को, क्योंकि स्किप करोगे तो तुम्हारा ये लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मेरे संग एंड तक बने रहना। ठीक है, अगर कोई डाउट हो बीच में तो भी आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेशन में लास्ट में बताना कि आज का सेशन कैसा लगा। और मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। ओके, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम मेंडलिज्म को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेंडलिज्म जैसा हम जानते हैं, मेंडलिज्म के बारे में हमने अपनी फर्स्ट पार्ट जो था इसका, उसमें मैंने सब कुछ बताया था, वो आपको याद रहा, इसलिए मैंने इसको एक और बार दिखाया यहाँ पे। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से 7 कैरेक्टर्स थे उस गार्डन पी के, जिसकी वजह से जो मेंडलीव थे उन्होंने इस गार्डन पी को ही अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था। ठीक है, किसी और क्रॉप का यूज़ नहीं किया था। वो कौन कौन से 7 कैरेक्टर्स थे? एक था प्लांट हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉट शेप, ठीक है, सीड शेप, शीट कलर, पॉट कलर। ठीक है, ये 7 कैरेक्टर्स थे पाइसम सेटाइबम के। ठीक है, जो उनको दिखे थे, इस वजह से उन्होंने पाइसम सेटाइबम को ही क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया। और उसमें भी देखो कौन कौन से डोमिनेंट थे, कौन कौन से रिसेसिव थे, ये हमें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका चाहे आप स्नैपशॉट ले लो, चाहे तो आप किसी कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम जानते हैं ये टॉल है, ये रिसेसिव है। ठीक है, ये टॉल है, ये ड्रॉप है, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। ठीक है, तो पर्पल कलर क्या है, फ्लावर का क्या होगा, डोमिनेंट होगा। वाइट कलर क्या है, रिसेसिव होगा। ये सारे कलर्स, और ये याद रखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम रेशियोज़ लिखते हैं, ठीक है, जैसे जीनोटिपिक रेशियो लिखते हैं तो हम इसमें जीन्स देखते हैं। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो लिखते हैं तो हम उसमें सिर्फ एक्सप्रेस्ड चीज़ें ही को ही काउंट करके, मान लो कैसा जैसे पर्पल कलर का फ्लावर है तो ठीक है, तो किस में आएगा, डोमिनेंट या रिसेसिव में, ये चीज़ नहीं देखेंगे, पर ये देखेंगे कितने कलर के पर्पल कलर के फ्लावर हैं, तो उसका रेशियोज हम काउंट करके फिनोटिपिक में लिख देंगे। ठीक है, तो पर्पल कलर क्या है हमारे पास, डोमिनेंट है। वाइट कलर रिसेसिव है। एक्सियल क्या है, फ्लावर की पोजीशन है, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक्सियल या टर्मिनल। ठीक है, उसके बाद पॉट शेप। ठीक है, इसका पॉट शेप कैसे होगा, इन्फ्लेक्टेड होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा। ठीक है, जो सीड होता है उसका शेप कैसा होगा, राउंड होगा, रिंकल्ड होगा। ठीक है, शीट कलर कैसा होगा, येलो होगा, ग्रीन होगा। ठीक है, ये सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ग्रीन येलो। ठीक है, ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है पॉट कलर में। ठीक है, तो ये मैंने जितने भी कैरेक्टर थे 7 कैरेक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और ये याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है कि विच कलर इज़ डोमिनेंट ओवर एंड विच इज़ रिसेसिव। ठीक है, जब हम रेशियोज़ लिखते हैं, जब क्रॉसिंग कराते हैं, उसमें भी ये चीज़ बहुत यूज़फुल होती है। तो आई होप ये जितने भी कैरेक्टर्स थे वो आपको समझ में आए होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, उसके बाद मेंडल परफॉर्म्ड क्रॉस ब्रीडिंग एंड सेल्फ ब्रीडिंग इन डिफरेंट वेराइटीज़। ही मेंटेन्ड द रिकॉर्ड ऑफ ईच क्रॉसिंग एंड सेल्फिंग। द सैम्पलिंग साइज और नंबर ऑफ प्लांट इन्वॉल्व वर एज हाई एज 10,000। ठीक है, कि मतलब उन्होंने, मेंडल ने क्या किया, क्रॉस ब्रीडिंग और सेल्फ ब्रीडिंग कराई। वो एक ही नहीं, बहुत टाइप की कराई, बहुत बार कराई उन्होंने, तभी उनको कितने साल लग गए, 7 साल लगे, 7 साल। ठीक है, ही मेंटेन, उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, एक एक जो वो क्रॉसिंग कराते गए, जो सेल्फ ब्रीडिंग कराते गए, उन सब का एक एक रिकॉर्ड वो बनाते गए, जिनके बारे में हम आज पढ़ते हैं। द सेल्पिंग साइज, मतलब जो इनका जो सैम्पलिंग का जो साइज़ था, उसमें कितने प्लांट्स इन्वॉल्व थे, नंबर ऑफ प्लांट्स इन्वॉल्व। ठीक है, 10,000 प्लांट से भी ज़्यादा इन्वॉल्व
थे। ठीक है, तो ये थी मेंडल की कहानी जो हमने कल सुनी थी कि क्या क्या वो कितनी गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, तो भी आज उनका इतना बड़ा नाम है। ठीक है, ऐसे ही हमें भी बहुत अच्छे से मेहनत करके अपना नाम मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। ठीक है, ताकि हमारे बारे में लोग जाने। ऐसे हमने कैरेक्टर्स को भी पढ़ लिया। ठीक है, और ये भी पढ़ लिया कितना उन्होंने मेहनत की थी और कितने साल लगे थे उन्हें। ठीक है, नाउ मेंडल्स के लॉज के बारे में पढ़ेंगे जो जो उन्होंने दिए हैं। एक क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, जिसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, मोनो एन है यहाँ पे हाइब्रिड क्रॉस। ओके, इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी क्योंकि इसमें पता है एक ही जो पेयर होता है ना, उसी का ही क्या कराते हैं हम, उसका क्रॉसिंग करा के F1 जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, व्हेन अ क्रॉस इज कैरीड आउट फॉर वन और मोर पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, द कैरेक्टर और ट्रेड विच अपेयर इन F1 जनरेशन इज डोमिनेंट। मतलब कि जो F1 जनरेशन, जैसे ही हमने क्रॉसिंग कराई इन दोनों की क्रॉसिंग कराई, हमें एक एक पेयर मिला इन दोनों से। ठीक है, हमें मिला टी और ये टी, ये मिला। ठीक है, जब हमें ये मिला तो ये क्या है, ये F1 जनरेशन मिली हमें। F1 जनरेशन क्या है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, अकॉस डोमिनेंट है। ठीक है, टी क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट होता है, स्मॉल टी रिसेसिव होता है। तो क्या है, जब हम उसमें क्रॉसिंग कराते हैं तो हमारी F1 जनरेशन जो होती है ना, वो हमें डोमिनेंट ट्रेड को ही देती है, हमें डोमिनेंट कैरेक्टर ही देती है। और जो सप्रेस कर जाती है उसे रिसेसिव कहते हैं, वो हमें नहीं मिलता। देखो उसी लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, जहाँ पे क्या होते हैं, सिर्फ एक ही, देखो वन और मोर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉसिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे ये एक एलील है, ये एक एलील है। ठीक है, इन दोनों का पेयर है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही हमने इसको क्रॉसिंग कराई तो हमें ये मिलता है। ये मिलने के बाद हमने क्रॉसिंग, तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला, सॉरी डोमिनेंट ट्रेड मिला, डोमिनेंट ट्रेड मिला। बस इसी को ही हम कह देते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, आई होप लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको समझ में आया होगा। इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है। और इससे एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट प्रिंसिपल इज डिराइव फ्रॉम मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, व्हाट प्रिंसिपल इज डिराइव फ्रॉम मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो उसका आंसर होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, इसी को हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। मोनो मतलब सिंगल ना, सिंगल सीड का क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पे, इसीलिए मोनो हाइब्रिड बोला है। डाई का मतलब दो, तो उसको हम दूसरे बारे में कहेंगे। ठीक है, इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं और मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग भी कहते हैं। और ये मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग क्या ड्राइव करती है, कौन से प्रिंसिपल को, लॉ ऑफ डोमिनेंस को। आई होप मैंने ये जो क्वेश्चन बताया वो आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे देखो इतना सब होने के बाद यहाँ पे पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। पुनेट स्क्वायर बनाने के बाद हमें F2 जनरेशन मिलती है। फिनोटिपिक रेशियो में देखो यहाँ पे एक टॉल कितने हैं, 1 2 3, 3 टॉल हैं। देखो 3 टॉल दिख रहे हैं। हमने ये काउंट नहीं किया उसमें कौन सी एलील प्रेजेंट है कौन सी नहीं। ठीक है, सिर्फ हमने ये देखा टॉल कौन है, ड्रॉप कौन है। तो टॉल कितने हैं, 3, ड्रॉप कितने हैं, 1। ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, टॉल और ड्रॉप मतलब 3/1। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो होता है ना, ये रेशियोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MCQs में दे दिए जाते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जो फिनोटिपिक रेशियो है वो क्या है, 3:1। ठीक है, जीनोटिपिक क्या है, 1:2:1। देखो कैसे है, देखो टी वाले कितने हैं, 1 है। ठीक है, 1 है, ये देखो प्योर फॉर्म 1 है इसकी टॉल वाली। ठीक है, अब ऐसी वाली कितने हैं, 1 रिसेसिव 1 डोमिनेंट वाली 2 हैं, ये 2 दिख रहे हैं, ये हैं। ठीक है, ड्रॉप कितने हैं यहाँ पे, 1 ही है, तो इसका हो गया 1:2:1। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें ये देखे ना कौन कौन से एलील्स इसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, और अगर हम ऐसे देखें तो फिजिकली देखें तो हमें दिख रहा है कि कितने क्या है टॉल है, कितने ड्रॉप है। उसको हम फिनोटिपिक में लिखेंगे, जीनोटिपिक में उसके जीन्स को देखेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ गैमेट्स फ्रॉम ए गिवन जीनोटिपिक का देखो इस ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फिनोटिपिक इन ए क्रॉस। ठीक है, ऐसे करके हम इसका 2 की पावर n। ठीक है, n क्या होता है यहाँ पे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था n क्या होता है। मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि n क्या होता है। ठीक है,
फिर नंबर ऑफ जीनोटाइप्स F2 इन गिवन क्रॉस, ये है, ठीक है। तो वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन्स पेयर। चलो मैंने ही बता दिया, आप मत बताओ, ठीक है ना। ये था हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका मैंने एक क्वेश्चन भी बता दिया, ठीक है। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे, सेकंड लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर जिसको कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है। इसमें कोई भी एक्सेप्टेशन नहीं होता, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता इसमें, ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन द एलील्स ऑफ ए पेयर segregated in a manner that only one allele of a pair enters a gamete, ठीक है। the gamete is pure for all alleles, ठीक है, alleles present in it, ठीक है। देखो इसको इस नाम से भी जाना जाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नेम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो जब इसमें गैमीट फॉर्मेशन हो रहा होता है तब देखो पेयर्स ऑफ एलील्स प्रेजेंट होते हैं, हम सभी जानते हैं पेयर्स ऑफ एलील क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन ये क्या कर जाते हैं, सेग्रेट कर जाते हैं इन दैट अ मैनर के, उस तरीके से कि सिर्फ एक एलील जो है ना उस पेयर का, सिर्फ एक एलील ही उस गैमीट में एंटर कर पाए, ठीक है। द गैमीट इज़ प्योर फॉर द ऑल एलील्स, ठीक है। तो जो गैमीट होती है वो सारे एलील्स के लिए क्या होती है, प्योर होती है, द एलील प्रेजेंट इन इट, ठीक है। ये था हमारा क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन के प्रोसेस के दौरान जो एलील्स होती हैं, एलील्स के पेयर्स होते हैं, वो क्या कर जाते हैं, वो इस तरह सेग्रीट कर जाते हैं ताकि इसमें से, इन दोनों में से कोई एक ही एलील जो क्या है गैमीट के अंदर एंटर करे और वो क्या करे, प्योर फॉर्म में लाए उसको, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके ये एज एक ही गैमीट के अंदर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, ठीक है। तो जिससे उसको क्या मिल रही है, प्योर फॉर्म मिल रही है। आई होप ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ेंगे हम, अभी हमने 2 लॉ कंप्लीट किए, लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग भी कहते हैं। अब क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या होता है, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए ही एप्लीकेबल होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। तो द नॉन एलेलिक फैक्टर सेग्रीगेटेड इंडिपेंड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन एंड एक्सप्रेस्ड इंडिपेंडेंटली इन सब्सिक्वेंट जनरेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नॉन एलेलिक फैक्टर्स जो होते हैं ना वो सेग्रीगेट कर जाते हैं, पर वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये कब सेग्रीगेट करते हैं, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन एंड एक्सप्रेस्ड इंडिपेंडेंटली इन सब्सिक्वेंट जनरेशन। और ये हर जनरेशन में क्या इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, किसी के ऊपर, मतलब कि हम किसी के ऊपर जो है ना निर्भर नहीं रहना चाहते, खुद के ऊपर इतना इनका अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, इसीलिए इस लॉ का नाम है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो शीट शेप राउंड या रिंकल्ड, सीड कलर येलो या ग्रीन, ठीक है। जब हमने देखो ऐसी क्रॉसिंग कराई इसकी तो हमें क्या मिलता है, हमें राउंड और येलो मिलता है, ठीक है। ये क्या मिलती है हमें, F1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन। और ये देखो डाई हाइब्रिड है क्योंकि इसमें 2 एलील्स, मतलब कि 2 वो प्रेजेंट हैं, क्या प्रेजेंट है, शीट शेप और कलर, ठीक है, 2 प्रेजेंट है यहाँ पे। जैसे हमने मोनोहाइब्रिड में पढ़ा था वहाँ पे एक ही फैक्टर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे डाई है 2, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 2, एक राउंड, एक येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। जब उसकी हमने हाइब्रिडाइजेशन कराई यहाँ पे, ठीक है, तो हमें क्या मिला, F1 जनरेशन, क्या मिला, राउंड येलो। फिर ठीक है, उसके बाद हम इसका पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, पुनेट स्क्वायर देखो 4 का ही बनेगा। जब हमने ये वाला लॉ पढ़ा था 2 की पावर n, तो यहाँ पे 2 क्या 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 4, ठीक है, इजीली वो तो पता ही है ना, 4 आना ही आना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 देखो ऐसे रखेंगे, हर एक एलील की फैक्टर को हर एक बारी में लेंगे, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, वैसे ही यहाँ पे करेंगे और इसकी क्रॉसिंग करा देंगे इससे,
इससे इसकी कराएंगे, फिर इससे इसकी कराएंगे, फिर इससे इसकी, फिर इससे इसकी, फिर ये नेक्स्ट वाले में इससे इसकी, इसके साथ इसके साथ, ठीक है। ऐसे ही करके हम क्या करा देंगे, सबकी एक दूसरे से वो क्या करा देंगे, क्रॉसिंग करा देंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये मिलेगा राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, क्योंकि देखो ये चीज़ क्या है, डोमिनेंट है, दोनों क्या है, डोमिनेंट हैं, ठीक है। कोई भी रिसेसिव यहाँ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और वैसे भी हमें पता है जो चीज़ डोमिनेंट होती है वही की क्या होती है, नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस्ड करती है, ठीक है। तो इसका जो फिनोटिपिक रेशियो होगा वो क्या होगा, 9:3:3:1, ठीक है। यही तो फिनोटिपिक रेशियो होगा। क्यों, देखो क्यों होगा वो भी जानो आप लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे कितनी, अगर हम इसको अगर ऐसे देखें तो अगर हम देखें राउंड एंड येलो, कितने फ्लावर्स जो हैं, कितनी ऐसी जनरेशन है जिसके पास राउंड एंड येलो है, तो गिन लो राउंड एंड येलो 1 2 3 4 4 5 6 7 8, ठीक है, ठीक है। 9 है, 9 प्रेजेंट है, और 9 ही हमने क्या कर दिए, लिख दिए, ठीक है। राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन कितने प्रेजेंट है, वहाँ देखो यहाँ पे, देखो 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 देखो, हाँ ये देखो, ये है राउंड एंड ग्रीन, ठीक है, राउंड एंड ग्रीन। और कहाँ है भाई साहब, भाई साहब, ओ गॉड गॉड गॉड, कहाँ है, हाँ ये देखो, ठीक है। तो राउंड एंड ग्रीन मिल गया ना, ठीक है, राउंड एंड ग्रीन भी मिल गया, दोनों 3:3 हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, रिंकेड एंड ग्रीन एक ही है, बेचारा रिंकेड एंड ग्रीन क्या है, एक ही है, तो इसका रेशियो भी हमने काउंट करके लिख दिया। फिनोटिपिक में क्या होता है, जो फिजिकली हमें चीज़ें एक्सप्रेस दिख रही होती है ना, बस हम उन्हीं को ही लिख देते हैं, हमको ये नहीं देखते कि उसमें कौन सा डोमिनेंट प्रेजेंट है, कौन सा रिसेसिव ट्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। ये सारे किस में देखते हैं, जीनोटिपिक रेशियो में हम ये सारी चीज़ों को देखते हैं, उन्हीं के बेसिस पे हमारा क्या आता है, रेशियो आता है, जो होता है 1:2:2:4:1:2:1:2:1, ठीक है। ये सारे उसी बेसिस पे प्रेजेंट हैं कि कौन सा इसमें क्या क्या हमने मिला, मतलब हमें इस पुनेट स्क्वायर के क्रॉसिंग के बाद हमें क्या क्या मिला है, बस उसी जीन्स के अकॉर्डिंग, ट्रेट के अकॉर्डिंग हम इसको काउंट करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा क्या रेशियो था, इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखो यहाँ 9:3:3:1, इसी हिसाब से हमारे जब क्रॉसिंग कराते हैं ना, इसी हिसाब से क्या होगा, वहाँ पे प्रेजेंट होगा। चाहे आप वापस मेरी वीडियो को पॉज करें, बैक में जाके देखो ना, तो इसी हिसाब से वहाँ पे इसके रेशियोज़ का वो प्रेजेंट होगा, ठीक है, ठीक है। आई होप ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला आपको अच्छे से समझो। इसके रेशियोज़ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रेशियो एक भी मिस मत करो, ये मत करो कि हम बाद में पढ़ लेंगे, नहीं, रेशियोज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस में किसी भी चीज़ में रेशियोज़ ज़रूर पूछे जाते हैं, 101% है, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में, ठीक है। क्रॉस बिटवीन सम सेम इंडिविजुअल्स बाय रिवर्सिंग देयर सेक्स, ठीक है। क्या होता है इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग तो वही रहती है, ट्रेट्स तो वही रहते हैं, हमारे पास क्या होता है, मतलब ये हमारे पास क्या है, कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर देते हैं, हम चेंज कर देते हैं। मान लो अगर हमने इसमें अगर इसको फीमेल लिया और इसको मेल लिया, तो अगली बार क्रॉसिंग में हम इसको मेल लेंगे, इसको फीमेल लेंगे, इनके बस इनका जो सेक्स होता है ना, वो चेंज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें क्या है, सेम रहती हैं, ठीक है। जस्ट लाइक इसमें देखो, इसमें मैंने मेल लिया, इसमें फीमेल, तो हमारे पास क्रॉसिंग के बाद टॉल ही आएगा, क्योंकि टी क्या है, डोमिनेंट है, और स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव है, ठीक है। इसमें देखो फीमेल लिया, इसमें मिला, तो भी टॉल ही आएगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में कुछ ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। इसमें बस वही चीज़ होती है कि हम क्रॉसिंग तो सेम रखते हैं, अपनी ट्रेट्स भी सेम रखते हैं, बस हाँ उनके सेक्सेस को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। बोथ द पेरेंट्स कंट्रीब्यूट इक्वली टू द ऑफस्प्रिंग 50% बाय ईच पेरेंट। हाँ देखो, ये अपना 50% देता है, ये अपना 50%, 50-50 मिला के ये 100% निकलता है, ठीक है। तो ना कोई ज़्यादा कम कंट्रीब्यूशन करता है, ना ही कोई कम,
ना कोई ज़्यादा करता है, ठीक है, दोनों का सेम रहता है 50-50, ठीक है। द कैरेक्टर ऑफ ऑफ स्प्रिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पेरेंट विच इज़ प्रोवाइडिंग द डोमिनेंट एलील इज रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स ऑफ द पेरेंट, ठीक है। तो देखो ये कैसे तय होगा कि इसका ये जो ऑफ स्प्रिंग आने वाला ऑफ स्प्रिंग है उसके अंदर कौन से कैरेक्टर होगा, ठीक है। कैरेक्टर वही होगा जो डोमिनेंट होगा, ठीक है। जैसे इसमें मेल है और ये फीमेल है, तो मेल इसमें क्या है, यहाँ पे डोमिनेंट है, तो इसके अंदर जो कैरेक्टर होगा वो मेल का आएगा, फीमेल का नहीं आएगा। जैसे इसमें फीमेल है और इसमें मेल है, तो इसके अंदर जो कैरेक्टर आएगा वो फीमेल का आएगा, मेल का नहीं आएगा, ठीक है। नाउ ये था हमारा रेसिप्रोकल क्रॉसिंग, ठीक है। अगर किसी को भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मुझे रिस्पॉन्स करो। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोस्टली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर कुछ टीचर्स जो होती हैं वो नहीं बताती हैं उस चीज़ को, क्योंकि बुक में बहुत छोटे छोटे लेटर्स में लिखा हुआ है, ज़्यादा बोल्ड और इटैलिक में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जो कहीं नहीं मिलेगा वो यहाँ मिलेगा, मतलब कि जो कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा वो इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो मेरी मेहनत को बेकार मत जाने, तो एक लाइक तो इस चीज़ के लिए बनता ही है ना, ठीक है। तो बैक क्रॉस क्या होगा, क्रॉस ऑफ F1 इंडिविजुअल विद आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, अगर मैं आपको ईजी लैंग्वेज में बताऊँ तो देखो इनके जो इनके किसके बीच में क्रॉसिंग होती है, इनके किसी और के बीच में क्रॉसिंग नहीं होती। पेरेंट और जो F1 जनरेशन होती है ना, वो उस चीज़ को कहते हैं बैक क्रॉस, ठीक है। जैसे ये हमारे पास ये थे ट्रेड, जब हमने इनकी क्रॉसिंग कराई थी तो हमें ये मिले थे, ठीक है, हमें ये मिल लेते हैं, तो हमने इसकी दोबारा क्रॉसिंग कराई तो हमें ये मिल लेते हैं, ठीक है। तो बस ये जो F1 पेरेंट्स से F1 जनरेशन की जो क्रॉसिंग होती है ना, बस उसी को बैक क्रॉस बोलते हैं। वो किसी F2 से F3 से क्रॉसिंग नहीं करता, वो जब भी क्रॉसिंग करता है तो F1 जनरेशन ही देता है। क्रॉस ऑफ F1 इंडिविजुअल्स विद आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स, ठीक है। ये सिर्फ पेरेंट्स गैमीट से ही क्या करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है, वो एक्चुअली टेस्ट क्रॉस पे, ठीक है। पहले टेस्ट क्रॉस को पढ़ते हैं, फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है। बट हाँ, कुछ लोगों को अगर मैं अभी बताऊंगी तो ऐसा लगेगा कि न्यू सुना है, क्योंकि कोई एनसीईआरटी को डीपली नहीं पढ़ता, ठीक है। तो देखो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, द क्रॉस ऑफ ए डोमिनेंट इंडिविजुअल विद अननोन जीनोटाइप विद इट्स करस्पॉन्डिंग रिसेसिव फॉर्म टू चेक टेस्ट whether the dominant individual is homozygous or heterozygous. If all the offsprings of the cross are identical, then the tested individual is homozygous, and if more than one type of offspring are produced, a tested individual are heterozygous. इसमें क्या होता है, इसमें जो भी डोमिनेंट चीज़ हमें F1 जनरेशन के बाद जो मिलती है ना, F1 जनरेशन में हमें डोमिनेंट चीज़ ही तो मिलती है, डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग ही तो मिलता है, ठीक है। तो वो डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग क्या करता है, किसी भी जीनोटाइप से जाके क्या कर लेता है, खुद की क्रॉसिंग करा लेता है। कराने के बाद ये देखता है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो कैसा है, हेट्रोजाइगस है या फिर होमोजाइगस है, ठीक है। अगर जो उसमें जो ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो अगर सेम टाइप के प्रोड्यूस्ड होते हैं, दोनों डोमिनेंट, तो क्या कहलाता है, होमोजाइगस। अगर वन रिसेसिव वन डोमिनेंट तो क्या होता है, हेट्रोजाइगस। तो इसमें देखो बैक क्रॉस में क्या था कि पेरेंट जो F1 जनरेशन है वो सिर्फ पेरेंट से ही जाके क्रॉसिंग करेगी, ठीक है, सिंपल सा। बट टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, जो F1 जनरेशन में हमें डोमिनेंट चीज़ें मिली थी वो जाके किसी भी कोई ज़रूरी नहीं, पेरेंट किसी से भी जाके क्या कर लेंगे, जीनोटाइप से जाके क्या कर लेंगे, खुद की क्रॉसिंग कराएंगे। उसके बाद उन्हें ये पता लगाएंगे इंडिविजुअल्स को कि ये होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है। वो कैसे पता लगेगा, अगर दोनों प्योर फॉर्म में होंगी, मतलब दोनों सेम होंगी तो क्या होगा, होमोजाइगस, और दोनों डिफरेंट होंगी तो क्या होगा, हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक टॉल है, एक ड्रॉप है, ऑल ड्रॉप ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, होमोजाइगस हो जाएगा,
ठीक है, ऑल टॉल ऑफ स्प्रिंग्स, क्योंकि टॉल ज़्यादा रिसेसिव डोमिनेंट है एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो अगर हम इसका कराएंगे तो देखो हमारे पास ये मिलेगा हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होता है 1:1, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होता है 1:1:1:1:1, क्योंकि देखो मोनो हाइब्रिड में हम सिर्फ एक ही पेयर मतलब की बात करते हैं, एक ही पेयर की बात करते हैं, एक ही देखो इसी की बात करते हैं, ठीक है। बट डाई हाइब्रिड में दो चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए उसका डबल हो जाता है। जैसे आप पुन्नेट स्क्वायर बनाते हो तो मोनो हाइब्रिड में सिर्फ ये इसका बनता है, सिर्फ दो का ही बनता है और ज़्यादा का नहीं बनता, ठीक है। और जब आप डाई हाइब्रिड में बनाते हो तो कम से कम 4 का बनता है, जैसे अभी हमने ऊपर बनाया था R Y, ठीक है। तो इसके बेसिस पे देखें तो रेशियो हमारा 4 टाइम ही लिखा जाएगा, 1:1 मोनो का और डाई का 1:1, ठीक है। ये था हमारा टेस्ट क्रॉस। और देखो एक इसका मैं होमवर्क दे रही हूँ, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये बताओ कि यूजिंग पुन्नेट स्क्वायर ट्राई टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ स्प्रिंग ऑफ ए टेस्ट क्रॉस, ठीक है। व्हाट रेशियो डिड यू गेट, ठीक है। पुन्नेट स्क्वायर का यूज़ करके रेशियो बताओ, ठीक है। नेचर बताओ कि ऑफ स्प्रिंग का जो नेचर होगा, देखो आपको पुन्नेट स्क्वायर बना के, ठीक है, वैसे बताना है, ठीक है। तो आप वैसे करके बताओ कि इस टेस्ट क्रॉस का जो ऑफ स्प्रिंग होगा उसका नेचर क्या होगा और उसका रेशियो क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, यूजिंग द जीनोटाइपिक्स ऑफ दिस क्रॉस कैन यू गिव अ जर्नल डेफिनेशन फॉर टेस्ट क्रॉस, ठीक है। आप मतलब इन सब का जर्नल बता सकती हो या नहीं, ठीक है। तो मुझे जो भी मैंने आज का क्वेश्चन आपसे पुटअप किया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना उसका आंसर, ठीक है। आप पुन्नेट स्क्वायर करके मत बताओ क्योंकि वहाँ पे नहीं बन पाएगा। आप बिल्कुल सिंपली रेशियो लिखो, नेचर लिखो, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग से कोई भी ट्रेड ले सकते हो, डोमिनेंट रिसेसिव वाला, ठीक है। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा है, ठीक है। न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी की पार्ट्स में जो मैं इसका अपलोड करूँगी उसमें पढ़ेंगे हम नॉन मेंटलिज्म, ठीक है। को डोमिनेंस क्या होता है, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग कैसे डिटरमाइन की जाती है, और ये सारे उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस और फनी वे में सीखेंगे सारी चीज़ें को, ठीक है। तो इस पार्ट में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है। ये चैप्टर में ज़्यादा डर नहीं लगना चाहिए क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रहो, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड वेट फॉर नेक्स्ट अपलोड ऑफ माई वीडियो। एंड अगर हाँ अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लो, ताकि मैं जब भी अपनी नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके।